हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योगेश शुक्ला, योर फ्रेंड एंड गाइड ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की रात जो ये रात है ना, ये आप लोगों से बिल्कुल पार नहीं हो रही होगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होगा, थोड़ी सी टेंशन होगी और काफी ज्यादा आप लोग हार्ड वर्क कर रहे होंगे अपने मैथ्स के एग्जाम्स को लेकर के, क्योंकि आपका जो मैथ का एग्जाम होने वाला है वो मंडे को यानी 6 दिसंबर को है, टर्म 1। और आईसीएसई क्लास 10th के लिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। आज की जो डेट है वो 4 दिसंबर 2021 है और इस समय टाइम हो रखा है हमारे पास 11 o'clock। और चलिए अगर हम लोग बात करें विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हम लोग इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास भी आज टाइम कम होगा और हम भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जो न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। चलिए उसके बाद की बात हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आखिर उनका ओरिजिन क्या होगा और वो क्वेश्चन किस टाइप के आपसे पूछे जाने वाले हैं और कहां से वो क्वेश्चन फॉर्म होंगे। आपके सर ने, आप जहां भी पढ़ते होंगे तो कुछ क्वेश्चन भी मार्क कराए होंगे, आप उन क्वेश्चंस पर भी स्पेशल फोकस करिएगा। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं चैप्टर बाय चैप्टर कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो एग्जाम का जो पैटर्न है, आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैंडल करने होंगे और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके लिए 25। यहां पर आपको बताया गया कि टोटल स्कोर आपको 40 मार्क्स का करना है और 40 मार्क्स के लिए आपको जो क्वेश्चन हैंडल करने होंगे वो करने होंगे 25 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस डिवाइड होंगे 3 सेक्शंस में। 3 सेक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हो गया आपके लिए सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। These are the 3 sections। जो सेक्शन ए होगा वहां पर आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी 16 एमसीक्यूज होंगे आपके पूरे के पूरे सिलेबस से और सारे के सारे क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 1 मार्क का होगा। अगर हम लोग सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में आपको हैंडल करने होंगे 6 क्वेश्चंस और इनका जो वेटेज होगा वो 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो सेक्शन सी में आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस का जो वेटेज होगा वो 4 मार्क्स का होगा। यहां से अगर हम लोग देखें तो 16 मार्क्स यहां से आ गए आपके, 12 मार्क्स यहां से आ गए और 12 मार्क्स यहां से आ गए, टोटल स्कोर आपका बनता है 40। तो ये तो बात कर ली हम लोगों ने कि कैसे हमारा पेपर डिवाइड होगा इनटू मार्क्स इनटू क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं कि यहां पर हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं। तो सिलेबस तो आपको अपना पता ही है, सबसे पहले जीएसटी चैप्टर आना है, उसके बाद हमारे पास बैंकिंग चैप्टर आना है, देन आफ्टर अलजेब्रा का पार्ट उठा लीजिए तो लीनियर इनइक्वेशंस आना है, देन आना है लीनियर इक्वेशंस के बाद इनइक्वेशंस के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, देन आफ्टर आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आना है, आपको उसे प्रिपेयर करना होगा, देन मैट्रिसेस आपको प्रिपेयर करना होगा और उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है सिमिलैरिटी। तो ज्योमेट्री से सिमिलैरिटी ही आ रही है और सिमिलैरिटी का भी फुल चैप्टर नहीं आना है, जहां तक आना है आपको वहीं तक ही प्रिपेयर करना है। तो अगर हम लोग यहां पर मार्क्स वाइज बात करें तो लगभग ऑल ओवर चैप्टर्स का जो वेटेज होगा वो 4 to 5 मार्क्स होगा, ना तो बहुत ज्यादा किसी से रहेगा और ना ही बहुत कम किसी से रहेगा। तो 4 to 5 मार्क्स का जो वेटेज होगा वो सारे के सारे चैप्टर से होगा। अब हम लोग बात करेंगे 1 by 1 कि आखिर क्वेश्चन कहां से ओरिजिनेट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीएसटी चैप्टर की। तो डियर स्टूडेंट्स, जीएसटी चैप्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है ये चीजें सोच लीजिए, समझ लीजिए। वहां पर आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि जीएसटी होती क्या है। वहां पर आपको इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट की कंडीशन समझनी होगी, देन आफ्टर आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी समझनी होगी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म होंगे, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट आपको बिल्कुल क्लियरिफाई होना चाहिए। ये चीज याद रखेंगे कि जब भी मान लीजिए सेम स्टेट में हमारा ट्रेड हो रहा है तो सेम स्टेट में वहां पर जो भी आपका जीएसटी परसेंटेज होगा वो इक्वली डिवाइड होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में। और अगर हमारे पास देहरादून से लगा करके मान लीजिए कलकत्ते में कलकत्ते में आपका जो गुड्स है वो भेजा गया, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा, जो टोटल जीएसटी है वो आईजीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो पूरी चली जाएगी सेंट्रल के पास। चलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल कवर अप करने होंगे, यहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। टैक्स लायबिलिटी, मान लेते हैं कि ये आपके पास कोई शॉपकीपर है। शॉपकीपर किसको सप्लाई करता है? कंज्यूमर को यानी कस्टमर को, ठीक है। और कहां से लेता है? होलसेलर से लेता है। तो अब होलसेलर से सपोज करिए ले रहा है x रुपीस का और कस्टमर को सेल कर रहा है y रुपीस का, तो शॉपकीपर को जो मेन प्रॉफिट हुआ वो कितने के इक्वल हुआ? y माइनस x के इक्वल हुआ। तो शॉपकीपर के लिए जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो कितनी बनती है? y माइनस x बनती है।
कहां से आएगा ये? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यहीं से बनती है उसके लिए टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी से ही उसको जो टैक्स पे करना है वहां से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। इनपुट जीएसटी पूछी जा सकती है, आउटपुट जीएसटी पूछी जा सकती है। देन आफ्टर क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, जैसे आपके पास कोई भी कंडीशन दे दी गई जहां पर शॉपकीपर ने इतना पे किया होलसेलर को और उसके बाद कंज्यूमर को इतने में सेल कर दिया, तो फाइंड द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, फाइंड द अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर, फाइंड द अमाउंट व्हाट इज द जीएसटी परसेंटेज, ऐसी चीजें। डिस्काउंट अगर दे रहा है तो डिस्काउंट परसेंटेज, जैसे आपकी एक्सरसाइज में आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन होगा, तो कुछ वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से हो सकता है कि केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन भी बना दिया जाए। आपको एक छोटी सी कहानी सुना दी जाए कि एक राजा है, या मतलब राजा नहीं, एक कोई व्यापारी है और वो क्या करता है, ए प्लेस टू बी प्लेस ट्रेड कर रहा है और उसके बाद कंज्यूमर को सेल कर रहा है, और उसके बाद आपके पास 4 to 5 क्वेश्चंस दे दिए जाएं। अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको केस स्टडी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक हमारी बात हो गई जीएसटी चैप्टर की। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे बैंकिंग की तरफ। देखिए, जो सेकंड चैप्टर है हमारा बैंकिंग, वो तो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। और फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला है आपके पास, अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन में आपको P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और इसी फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अच्छा, उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू का क्वेश्चन दे सकता है। मैच्योरिटी वैल्यू कहां से आती है? P इंटू n प्लस आई, यानी इंटरेस्ट से। यहां से मैच्योरिटी वैल्यू, तो ये 2 मेजर फॉर्मूले हैं आपके लिए और इन 2 फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको बैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहां से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यहां से जो रेगुलर क्वेश्चंस आपने लगाए हुए हैं या आपकी एक्सरसाइज में है, कुछ एग्जांपल्स में है, जैसे एग्जांपल नंबर 7 कर लीजिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। यहां से मूव करेंगे हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस की तरफ। लीनियर इक्वेशंस की अगर हम लोग बात करें तो लीनियर इनइक्वेशन में आपको सबसे पहले तो साइन वगैरह क्लियर होगा ही होगा आपको कि कौन सा लेस देन होता है, कौन सा ग्रेटर देन होता है, कौन सा लेस देन आर इक्वल, कौन सा ग्रेटर देन आर इक्वल। और इस कंडीशन में एक और चीज याद रखिएगा, मान लीजिए यहां पर a प्लस बी है, यहां पर सी डी है, तो अगर हम लोग a प्लस बी से b को ट्रांसपोज करना चाहें तो वो सिंगल साइड नहीं होता है, वो यहां पर भी जाएगा, वो यहां पर भी जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी। अच्छा, यहां से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे? मान लीजिए आपको दे दिया गया यहां पर 3x प्लस 2 अपॉन 5 इज लेस देन आर इक्वल टू, यहां पर दे दिया गया x प्लस 4 अपॉन 5, फिर आपको दे दिया गया इज लेस देन आर इक्वल टू 4x प्लस 2 अपॉन 7। कुछ ऐसी कंडीशंस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन तो दिए जाएंगे, अब यहां पर पॉसिबिलिटी क्या होती है? यहां पर जो x की वैल्यू निकलती है उसकी एक प्रॉपर रेंज होती है। हो सकता है सिंगल वैल्यू आ जाए या हो सकता है उसकी कोई रेंज आ जाए। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 2 कंडीशन है तो आपके पास रेंज आएगी, तो उस रेंज से आपको वैल्यूज पूछी जा सकती हैं सच दैट यहां पर मान लीजिए x को आपने सॉल्व किया और आ रहा है आपके पास x इज लेस देन आर इक्वल टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6। तो अब आप बताओ, यहां पर -1 के इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, और 6 के इक्वल हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। तो यहां पर जो उसकी रेंज आएगी वो क्या आएगी? -1 0 1 2 3 4 5 6, ये उसकी रेंज हो गई। तो यहां रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको लीनियर इक्वेशंस में देखने को मिलेंगे। नंबर लाइन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, नंबर लाइन तो आएगी ही नहीं, तो अपना टाइम कतई मत बर्बाद करिएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट से जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस सेशन का फायदा मिल सके और वो भी जान सके कि कहां से क्वेश्चंस का ओरिजिन होने वाला है आपके एग्जाम में। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी को पता होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं? देखिए बेसिकली x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सारी की सारी चीजें दुनिया को पता होती हैं, ठीक है। अब यहां से इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके पास जो जीरोस होंगे, जो इसके रूट्स होंगे वो भी 2 पॉसिबल है, और दोनों को हम लोग अल्फा एंड बीटा कंसीडर करते हैं। यहां पर एक और चीज आपको याद रखनी है, बाई चांस अगर आपको रूट्स गिवन हो, और देखिए जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब तो आप रूट्स फाइंड कर लेंगे, पर बाई चांस आपको रूट्स गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर माइनस जो भी रूट्स होंगे उनका सम इंटू एक्स प्लस उनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारे लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड करने के लिए ये रिलेशन।
तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। देन आफ्टर उसके बाद सॉल्यूशन के मेथड्स, आपको सॉल्यूशन के मेथड्स तो बताए गए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो ये सारे के सारे मेथड्स आपको पता है। तो देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, ठीक है, जैसे भी आपके बुक में है। यहां से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों को करने हैं, यहां से कभी कभी साइन का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अच्छा दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यहां पर ये जो रूट्स आ रहे हैं ना, इनके लिए अब आपको नेचर ऑफ रूट्स क्या बताना होता है, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 2 टाइप्स के, और यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेचर ऑफ रूट्स हमारा जो बनता है वो बनता है डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी जल्दबाजी में क्या लिखा जा रहा है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी कंडीशन बनती है हमारे पास 3। कंडीशन नंबर 1, या तो हमारा जो d होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो हमारा जो d होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा, और या फिर हमारा जो d होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 है मींस टू से दैट पॉजिटिव आएगा, अगर हमारा d लेस देन 0 है दैट्स टू मीन से नेगेटिव आएगा। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है मींस टू से पॉजिटिव है, तो जो रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे रियल एंड डिफरेंट, वो रियल एंड डिफरेंट रूट्स हो जाएंगे। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली 0 आ रहा है, ना 0 से कम ना 0 से ज्यादा, एग्जैक्टली 0 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यहां पर रूट्स रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन रियल एंड इक्वल का ही पूछा जाता है एग्जाम में, जब भी वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाएगी। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो वहां पर जो रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इमेजिनरी। इसका मतलब है इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे वहां पर। और ये चीज याद रखिएगा, ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया सच एज, ज्यादा भर गया है क्या, चलिए ज्यादा भर गया है तो नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन आएगा भैया। याद रखिएगा मैं आपको बताता चल रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है सच एज आपको दे दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 2k इंटू k प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसी x लगा दीजिए, कुछ ऐसी कंडीशन दे दी गई और बोल दिया गया इट हैज इक्वल रूट्स, बोल दिया गया इट हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको अगर इक्वल रूट्स पता चल गया तो हमें ये भी पता चल गया ना कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो तो 0 के इक्वल हो जाएगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा तब तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर ही सकते हो। चलिए तो यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं क्वाड्रेटिक से। उसके बाद जब आप क्वाड्रेटिक में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आपसे नॉर्मली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यहां से देखिए ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से फंसेगा। ये चीज याद रखिएगा, केस स्टडी कैसे, अब कोई भी क्वेश्चन इन द फॉर्मेट ऑफ स्टोरी आपको दे दिया जाएगा और वहां से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। अब कंडीशंस कौन सी बनती है, देखिए सबसे पहली कंडीशन, आपने वो क्वेश्चन पढ़े होंगे ना जहां पर क्या होती थी, एक लाइब्रेरी होती थी और लाइब्रेरी में आपसे बोला गया कि एक बुक को जैसे आपको वहां से लेना है तो उसके लिए कुछ फिक्स चार्ज देना है, और अगर आप लेट करते हो तो कुछ एडिशनल चार्जेस देने हैं। एक क्वेश्चन वहां से बनता है। या फिर बाई चांस मान लीजिए किसी को पिकनिक में जाना है तो पिकनिक में जाने के लिए उसे नंबर ऑफ डेज और जो उसका मनी है वो उसने फिक्स कर रखा हुआ है, तो बाई चांस वो वहां जाकर के उसे अच्छा लगा और उसने क्या किया, वहां पर स्टे और ज्यादा दिन कर लिए, एक्स्ट्रा डेज स्टे कर लिया, तो उसके लिए जो उसका अमाउंट है वो तो कम पड़ जाएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, बोट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन देख के जाइएगा, जहां पर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आपको याद आ रहा होगा। डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों की दोनों ऐड हो जाती है, और अप स्ट्रीम की कंडीशन में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां से हम लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं पर कोई आपको रेगुलर फिगर दे दिया जाए, हो सकता है ट्राइंगल का हो, पैरेललोग्राम का हो, और वहां पर एंगल्स इस कंडीशन से दिए जाए जहां से क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही हो, तो वहां से भी आपके पास केसीसीडी का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। अच्छा, बाई चांस सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं और सेक्शन बी में अगर क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक का, तो वहां पर एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो करके जाने ही जाने हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो प्रोपोर्शन तो बिल्कुल रद्दी चैप्टर है, तुच्चा चैप्टर है, जिसको नहीं ऐसा आप लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारी नजर में तो भैया सारे के सारे चैप्टर्स जी की इज्जत है,
चैप्टर जी की वजह से ही तो हम भी हैं और आप भी हैं। चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हम लोग बात करते हैं। तो रेशियो का जो टॉपिक है, रेशियो के टॉपिक में आप एक बार देख लीजिएगा, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, देन आफ्टर ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, और उसके बाद प्रोपोर्शन में अगर आ जाते हैं तो प्रोपोर्शन में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देख करके जाइएगा, क्योंकि सेक्शन ए में आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मीन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और उसके बाद जब आप और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको कई सारी प्रॉपर्टीज गिवन होंगी, सच एज इन्वर्टेंडो गिवन होगा, अल्टरनेंडो गिवन होगा, लेकिन उन सारी के सारी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपको कंपोनेंटो डिवाइडेंटो लेकिन जरूर पढ़ के जाना है, वहां से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कवर करने हैं। तो ये आपको बता दिया गया है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में बेसिकली देखिए, फैक्टराइजेशन तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं, तो वहां से अगर क्वेश्चन का ओरिजिनेशन होता है या क्वेश्चन बनता है तो वो हम लोग कर लेंगे। यहां पर मेनली हमें याद रखनी है कौन कौन सी चीजें, यहां पर हमें याद रखना है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है भाई, हटाइए इसे। चलिए तो आपको यहां पर पढ़ना क्या क्या है, आपको यहां पर पढ़ना है फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। ओके वेरी गुड, ये दोनों चीजें समझनी है आपको। अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन आपकी बुक में होगा, वहां पर देखिए x -1 x -2, तो याद रखिएगा जब भी आप किसी भी f ऑफ x को अगर लीनियर से डिवाइड कराओगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कैसा आएगा, कांस्टेंट फॉर्म आएगा। अगर आप क्वाड्रेटिक से कराओगे किसी भी फंक्शन या किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड, तो ये क्या आएगा, ये हमेशा लीनियर की फॉर्म आएगी। तो याद रखेंगे अगर लीनियर से डिवाइड करा रहे हो तो कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक से डिवाइड करा रहे हो तो लीनियर, और क्यूबिक से डिवाइड करा रहे हो तो क्वाड्रेटिक। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास होगा ना, x -1 x -2 वाला, तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा। बाकी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आप लोगों को पढ़ के जाना है, इसी का एप्लीकेशन पूछा जाएगा। सच एज मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हेन f ऑफ x, और f ऑफ x आपको कुछ गिवन होगा और बोला जाएगा व्हेन डिवाइडेड बाय x -1 देन लीव्स द रिमाइंडर 3, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय x -2 सो x -2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर रिमाइंडर कहा जाता है तो आपको वैल्यू प्लेस करा के इज इक्वल्स टू में रिमाइंडर के कर देना है, और आपको फैक्टर कहा जाता है तो वैल्यू प्लेस करा के इज इक्वल्स टू में 0 के कर देना है। मेन चीज आपको ये याद रखनी है। चलिए तो इतनी चीज तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस में यहां पर आपको देखिए, मैट्रिसेस तो काफी इजी चैप्टर होता है, और मैट्रिसेस से आपको जो वेटेज मिलने वाला है वो मिलने वाला है लगभग में 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का मानते हैं। सेक्शन ए से भी क्वेश्चन मिलेगा, सेक्शन 2 से भी क्वेश्चन मिलेगा। केस बेस्ड स्टडी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां से तो नहीं बनेगा। तो मैट्रिक्स में आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद उसके एलिमेंट्स के लिए बाई चांस जैसे ए आई जे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये क्या होता है नंबर ऑफ रो, ये क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। जैसे आपको बोल दिया गया A11 A12, ऐसी चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मल्टीप्लिकेशन में आपको याद रखना है कि जहां पर जैसे ये ऑर्डर, तो ये ऑर्डर पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए, वहीं पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन आएगा, ट्रांसपोज से क्वेश्चन आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन से। यहां एक चीज और, कई बार ऐसा होता है ना जहां पर 2 मैट्रिसेस दी होती हैं, जहां पर दोनों को कंपेयर कराना होता है, इक्वल के कराना होता है, एक में वेरिएबल होते हैं और दूसरे में हमारे पास एलिमेंट्स गिवन होते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको देखते हुए जाना है, यहां से बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। इतनी चीजें आप कवर अप कर लेंगे ना अगर, तो ये समझिए कि पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट है। देन आफ्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आ जाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर अगर हम लोग आते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेनली हमारे पास देखिए आपको पढ़ना है nth टर्म, an, इसी को बोला जाता है nth टर्म। अब nth टर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ nth टर्म ही नहीं होता है, nth टर्म के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो a + n-1d। अब यहां पर कितने सारे वेरिएबल्स हैं, an तो खुद में एक वेरिएबल हो गया, a and d 3 वेरिएबल्स यहां पर हैं। तो आपको इनमें से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू पूछी जा सकती है और बाकी सारी की सारी आपको हिंट में गिवन करी जाएंगी कि फर्स्ट टर्म इतना है, कॉमन डिफरेंस इतना है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर दीज देन फाइंड द 20th टर्म, देन फाइंड द 23rd टर्म, या तो ऐसे करके दिया जा सकता है।
अच्छा, मोस्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है? मोस्ट पॉसिबिलिटी ऐसे होती है कि उसका nth टर्म 6n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2 कुछ ऐसा है, और उस कंडीशन में आप ये फाइंड करिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आपको देख करके जाने हैं। देन आफ्टर सम ऑफ n टर्म्स, SN के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? सबसे पहला फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है? n/2 a प्लस l। a प्लस l कब अप्लाई करते हैं? a प्लस l तब अप्लाई करते हैं l, यानी लास्ट टर्म हमें गिवन होता है। अच्छा, एक चीज और, ये तो nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग हो गया। अगर आपको nth टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर आपको ये फाइंड करना होगा तो उस कंडीशन में आप क्या अप्लाई करोगे? तो उस कंडीशन में आप a प्लस n माइनस 1d की जगह l माइनस n माइनस 1d अप्लाई करेंगे। तो l माइनस n माइनस 1d, ये फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा। अगर आपको फॉर्मूले लर्न तो एपी के क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे। अच्छा, इसके अलावा भी एपी में कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस फंसते हैं, जैसे आइए डिस्कस करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें सम गिवन होता है और वहां से nth टर्म पूछ लिया जाता है, या nth टर्म गिवन होता है, सम पूछ लिया जाता है। तो एक और रिलेशन आपको याद रखना है, an इज इक्वल्स टू sn माइनस sn माइनस 1। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बकाया एपी में आपसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कोई एक कंडीशन दे दी जाएगी और उस कंडीशन से आपको कुछ भी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एपी की एक आएगी ही आएगी, श्योर आएगी। वहां पर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाएगा कि ये सीढ़ियां हैं, इनके बीच की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, या फिर ऐसे कुछ सर्कल में दे दिया जाएगा जहां पर आपको नंबर ऑफ राउंड्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज दे दी जाएगी जहां पर कोई पैटर्न बन रहा होगा। जैसे यहां पर एक चीज रखी है, यहां पर 2 लड्डू रखे हैं, यहां पर 3 लड्डू रखे हैं, जहां पर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। जैसे मान लेते हैं कि पहले हमने देखा तो वहां पर 4 सीढ़ियां हैं, फिर वहां पर 6 है, फिर वहां पर कुछ ऐसी कंडीशन। मतलब आपके एपी से एक केस स्टडी बननी है डियर स्टूडेंट्स। और वो कैसे बनेगी? वो बनेगी आपके लिए सबसे पहले उसमें आपको कोई कंडीशन गिवन होगी, देन आफ्टर आपको फर्स्ट टर्म पूछा जाएगा, फिर कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको 3 to 4 क्वेश्चंस देख करके जाने हैं, क्योंकि केस स्टडी वहां से बननी है। अगर आपको थोड़ा हेल्प चाहिए तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हो, या फिर अपनी बुक से तो आपको हेल्प लेनी है। आप गूगल से केस स्टडी बेस्ड रिलेटेड टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको इजीली मिल जाएगी। अदरवाइज कल का सेशन तो बिल्कुल ज्वाइन करना भूलिएगा ही मत। कल के सेशन में आपको कराए जाने वाले हैं द मोस्ट प्रोबेबल पॉसिबल क्वेश्चंस ऑफ योर टियर 1 एग्जाम, टर्म 1 एग्जाम। तो चलिए, यहां से हम लोगों ने बात कर ली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और अब हम लोग बात करेंगे हमारे लास्ट चैप्टर जो कि ज्योमेट्री से रिलेट करता है, सिमिलैरिटी की। तो अगर हम लोग सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो सिमिलैरिटी में क्या होने वाला है? सिमिलैरिटी में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिमिलैरिटी तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है ना, और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम कैसे? तो देखिए, सिमिलैरिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम, यहां से आपको आपके 2 स्टेटमेंट्स कैसे याद रखने, कैसे लर्न करने? यहां पर आपके लिए ये हो गया ट्राइंगल एबीसी, और आपने लेट कर लिया कि ये जो बीसी है इस लाइन के पैरेलल आपने लाइन डी ड्रॉ कर ली। तो यहां से आपके लिए 2 स्टेटमेंट्स अबाउट टू थेल्स थ्योरम आपको याद रखने। नंबर 1, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। ये तो हो गया कंडीशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन आपको क्या याद रखनी है? अब यहां पर एक ट्राइंगल आपको AD दिखाई दे रहा है, सेकंड ट्राइंगल आपको ABC दिखाई दे रहा है, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्राइटेरिया एंगल। अच्छा हाँ, सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज भी आप एक बार देख लीजिएगा, एंगल साइड। तो ये सारी के सारी चीजें आप लोग एक बार देख के जाइएगा। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो AD एंड ABC ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और उस कंडीशन में अगर हम लोग साइड्स के रेशियो की बात करें तो क्या होगा? AD साइड का जो रेशियो होगा वो AB के इक्वल होगा, AE साइड का जो रेशियो होगा वो AC के इक्वल होगा, और जो DE साइड का रेशियो होगा वो BC के इक्वल होगा। यहां पर आप लोग यहां पर मिस्टेक कर देते हो कई बार, तो बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करना है। ये दोनों के दोनों रिलेशन आपको पढ़ के जाने हैं। यहां से एक क्वेश्चन तो आने ही आने वाला है सेक्शन ए में या फिर सेक्शन बी में, यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, थेल्स थ्योरम से ये प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि वेरिएबल का टर्म दे दिया जाता है और वहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज और, यहां पर अगर आपसे बोला जाए कि ये 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहां से 2 टाइप्स के क्वेश्चन और बनते हैं। नंबर फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ADE with the ratio with the
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई का जो रेशियो है वो आपसे पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इस कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि जो पेरीमीटर होगा वो साइड्स के रेशियोज के ही इक्वल होता है। मींस टू से अगर यहां पर हम लोग साइड के रेशियो की बात करें तो हमारे पास आएगा AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। ये चीज तो आपको क्लियर है। अगर हम लोग एरिया की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। दैट मींस अगर ये रेशियो है तो इसका स्क्वायर आप करा दो, आपको एरियाज का रेशियो मिल जाएगा। अब ये भी तो साइड्स का ही रेशियो है तो ये सारी चीजें इक्वल होंगी, तो यहां पर ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। क्या इसके अलावा भी कोई कंडीशन पॉसिबल है? तो हाँ, इसके अलावा अगर आपको कहीं पर एल्टीट्यूड या फिर मीडियंस दे दिए जाएं तो उनके जो रेशियोज का स्क्वायर होगा वो भी एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। मींस टू से अगर मीडियन गिवन है तो मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड 1 अपॉन एल्टीट्यूड 2 स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी होगी। चलिए यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली। देन आफ्टर अगर हम लोग सिमिलैरिटी में आगे बात करते हैं तो यहां से आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। वहां पर आपको एक फिगर दे दिया जाएगा, कोई भी रेगुलर फिगर दे दिया जाएगा, और वहां पर सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कि वहां पर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन से फॉलो हो रहे हैं और कौन से टू फिगर सिमिलर है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, सिमिलैरिटी में सबसे बड़ा प्रेफरेंस देना होता है आपको लिखने के लिए। अब जैसे तो लिखने में आपको याद रखना है कि अगर बाई चांस आपने लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC सिमिलर विद ट्राइंगल PQR, तो वहां पर AB PQ BC QR AC PR ये सारे के सारे बिल्कुल प्रेफरेंस में ही होंगे, उन्हें बिल्कुल भी इंटरचेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज के जो हमारा टेस्ट होने वाला है, जो हमारा एग्जाम होने वाला है मंडे को, उस एग्जाम का ओवरव्यू। और आप सभी लोगों ने जाना है कि क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, तो ज्यादा टाइम भी हमने आपका नहीं लिया है और आपके लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शेयर कर दीजिए, आग की तरह फैला दीजिए और बिल्कुल इससे फायदा उठाइए। कल हम लोग मिलने वाले हैं लाइव सेशन में और जहां पर हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो बिल्कुल भी ज्वाइन होना ना भूलें। आपके जो मित्र यार सखा दोस्त सुदामा कृष्ण जो भी हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि आग की तरह फैला दीजिए कि ये पेपर तो हम लोग 40 आउट ऑफ 40 करके आएंगे। तो चलिए, आज की रात आपकी, कल का दिन हमारा। मिलते हैं कल अपने लाइव सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल।